क्रिकेट में कुछ लोग रन बनाते हैं और कुछ लोग गेम को समझना सिखाते हैं। आज सिली पॉइंट पर हमारे साथ है ऐसे ही एक इंसान जिन्होंने न्यू बॉल को भी पढ़ा और क्रिकेट के दिमाग को भी। आगरा से एमसीजी तक, सोनेट एकेडमी के नेट से कमेंट्री बॉक्स के माइक तक, ये सिर्फ एक क्रिकेटर की कहानी नहीं बल्कि एक सोच का सफर है। टेक्निक, ट्रुथ और थोड़ा सा ह्यूमर। आज बात होगी आकाश चोपड़ा के साथ। सर, तो पहला जो हमारा सेगमेंट है वो है वार्म अप। थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। जंप वंप तो नहीं कराओ? नहीं, बातों से वार्म अप कर लेते हैं। तो आप पैदा आगरा में हुए थे। जी। लेकिन आपने क्रिकेट खेलना दिल्ली में सीखा। जी। तो आगरा से दिल्ली शिफ्ट होने की वजह क्या थी? पापा थे एयरफोर्स में। अच्छा। और जब मैं 2 साल का था तो वो शिफ्ट हो गए थे, मतलब उनकी पोस्टिंग हो गई थी। अच्छा। तो वो ट्रांसफरेबल जॉब था। तो पहले वो बैंगलोर में थे, उसके बाद वो आगरा पहुँचे। तो आगरा में मेरा जन्म हुआ, बैंगलोर मेरी सिस्टर का हुआ था। और फिर वो दिल्ली चले गए। दिल्ली में जाकर उन्होंने VRS भी ले ली। अच्छा। तो अर्ली रिटायरमेंट ले ली। तो फिर हम दिल्ली के हो गए, वरना उसके बाद कोई और जगह भी जाते। तो सिर्फ 2 साल का था मैं जब आगरा हमने छोड़ दिया। तो बचपन की तो मेरी ऑब्वियसली कोई यादें नहीं है। इनफैक्ट अभी मैं अपनी बेटी के फर्स्ट बर्थडे पे, छोटी वाली बेटी के फर्स्ट बर्थडे पे आगरा गया था ये देखने के लिए। अरे वाह, यहाँ पैदा मैं हुआ था। अच्छा, तो आपको भी याद कुछ नहीं, कैसे मालूम? मैं 2 साल का था। सर, सोनेट क्रिकेट एकेडमी का पहला दिन जो था वो कैसा था? मतलब आई एम होम वाली फीलिंग थी या ऐसा था कि मैं आर्मी ट्रेनिंग कैंप में आया हूँ? अरे बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि ना मेरा उससे पहले जो उस्ताद जी के साथ जो एक्सपीरियंस था वो 2 बार हो चुका था। एक बार मैंने उनके पास जाके कैच पकड़ना सीखा था, तब मैं 6 साल का था। 7 साल का जब मैं था तो मैं दिल्ली के ट्रायल पे गया। तो कोच साहब जो थे वो दिल्ली के कोच थे। तो उन्होंने कैचेस कराई, मैंने कैच पकड़ ली। पर अगले दिन मैं बैटिंग करने गया तो जितनी हमारी स्टंप्स होती है उतनी मेरी हाइट थी। और तो उसके ऊपर से बॉल निकल गई। इस बार पापा भी गए थे कि छोटे से बच्चे को ले जाते हैं अंडर 15 के ट्रायल पे। 7 साल का मेरा इतना सा बच्चा। तो सर ने बोला 2 साल बाद आना। तो 2 साल बाद मैं फिर उनके क्लब में गया। तो मेरा तीसरा इंटरेक्शन था उस्ताद जी के साथ। और वहाँ पे उन्होंने, जब मैंने देखा तो एक्चुअली में सबसे छोटा मैं ही था, 9 साल का। क्योंकि उस समय हमारे अकेडमी में 11, 12, 13 साल से छोटा बच्चा नहीं लेते थे। अच्छा। तो मुझे भी उन्होंने टरकाया था कि अब मैं बोलूँगा तो कौन सा 2 साल बाद आ जाएगा, नहीं आएगा ये। पर मैं फिर पहुँच गया। तो पहला दिन जो था उसमें ना तो मैंने बैटिंग की ना मैंने बॉलिंग की। और उन्होंने कहा था कि ये लड़का ना कैच अच्छी पकड़ता है। तो उस दिन मुझे उन्होंने सिर्फ कैचे पकड़ाई। तो ये ज़रूर था कि मतलब छोटा सा बच्चा इन अ मैंस वर्ल्ड सडनली पहुंच गया है। तो आई वोंट से कि मुझे लगा कि घर आ गया हूँ। मुझे तो ऐसा लगा कि किसी दूसरे के घर गया हूँ। और वो घर के अंदर ये अच्छा था, कोई बुली नहीं कर रहा था, कोई रैगिंग नहीं कर रहा था। पर सारे बड़े बड़े लोग थे यार। बराबर। पर आपने ठान लिया था कि उनके पास ही जाना है? ये डिसीजन एक्चुअली मेरा नहीं था। अच्छा। ये पिताजी, क्योंकि अब 9 साल का बच्चे को तो क्या मालूम। तो पिताजी को ये पता था कि अगर किसी को क्रिकेट सिखानी है, क्रिकेटर बनाना है सिखाने के साथ, तो एक ही जगह है। सीखने के लिए तारक सिन्हा जी से बेहतर कोई कोच दिल्ली में नहीं था। अच्छा। उनके अनुसार। तो उन्होंने ये चुना था कि ये उस्ताद जी के पास जाएगा। तो अच्छा। और ये बात और समझ गए थे कि गुरु को आप बदलते नहीं हैं। थोड़े ओल्ड स्कूल टाइप के, अगर आपने एक बार गुरु किसी को बना लिया तो आप गुरु के साथ ही रहते हैं। तो वो वाली फ़िलॉसफी के साथ मैं गया था। मुझे नहीं पता था कि कभी सोच भी नहीं आई कि कहीं और भी जाऊंगा। ज़रूरी नहीं कि हर साल जब किया तो अच्छा ही किया, मौका भी मिला। इनफैक्ट हमारे क्लब की तो ये बड़ी फेमस बात थी कि पहले 6-8 महीने तो बैटिंग नहीं कराते, बॉलिंग नहीं कराते। अच्छा। सिर्फ नेट पे खड़ा रखते हैं। मतलब वो क्लासिकल सिंगिंग का जैसे होता है, सा लगाने का, बस खड़े रहो। तो उसमें क्या होता है कि 90% बच्चे आते ही नहीं है। अच्छा। तो छोड़ जाते हैं, कहते हैं क्यों ही जाना है, रोज़ जाना होता है, खड़ा होकर वापस आ जाता हूँ, बॉल उठा के वापस आ जाता हूँ। तो वो छोड़ देते हैं। वो उनका एक्सपेरिमेंट होता है, टेस्ट होता है कि 6 महीने बाद भी अगर आया तो फिर इसको बैट को हाथ लगवाएंगे, वरना नहीं लगवाएंगे। अच्छा। तो जो वो लेजेंडरी दौर था जिसमें आप इंडिया के लिए खेले, शिखर धवन भी उधर ही थे शायद। जी, शिखर भी हमारे, आशीष प्रभाकर थे। करेक्ट। तो इतने बड़े प्लेयर्स थे, तो क्या ऐसा स्पेशल था सोनेट एकेडमी में कि वो इतने बड़े प्लेयर्स उसमें से आए? आई थिंक जो सबसे बड़ी बात थी वो उस्ताद जी की ये थी कि वन साइज़ डज़ नॉट फिट ऑल की फ़िलॉसफी थी उनकी। मतलब कि जो मेरे लिए काम करता है वो साथ वाले के लिए नहीं करेगा, जो बाजू वाले के लिए करता है वो उसके लिए नहीं करेगा। तो सबके लिए अलग अलग उन्होंने वो फ़िलॉसफी अपनाई थी। अच्छा। कि आकाश का ये स्ट्रेंथ है
जब छोटा सा था, ज़्यादा ताकत नहीं थी, तो उन्होंने कहा ये तो नई बॉल पे खेलेगा तभी चौका मार पाएगा, स्पिनर पे तो ताकत ही नहीं है, तो मुझे ओपनर बना दिया। तो उस तरीके से मुझे तैयार किया। अब आशीष नेहरा का जब बॉलिंग वॉलिंग सिखा रहे थे तो उनको एहसास हुआ कि उसका पीछे वाला पाँव ऐसे पड़ता है। अब उसको वो सीधा नहीं कर पा सकते थे, सीधा करने से वो आधा बॉलर हो जाता था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इंजरीज होंगी मुझे पता है, पर इसको मैं नहीं बदल सकता, क्योंकि इसको बदलूंगा तो आशीष नेहरा कभी बन ही नहीं पाएगा, आशीष नहीं बन पाएगा। सिमिलरली आज वो ऋषभ पंत का भी उन्हीं का चेला है। अच्छा। तो ये समझो जो मुझे डिफेंस सिखाते थे वो ऋषभ पंत को ऐसे भी सिखाते थे। तो इतना वेरिड, और बॉलिंग के कोच भी वही हैं, बैटिंग के भी वही हैं। तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी किसी भी कोच में नहीं होती है। अमूमन आज भी अगर आप भारतीय टीम देखो, एक बैटिंग कोच होता है, एक बॉलिंग कोच होता है, एक फील्डिंग कोच होता है। ऐसा क्यों नहीं होता कि एक ही कोच तीनों संभाल ले भाई? बराबर। पर उनके पास ये था कि उन्होंने संजीव शर्मा, अतुल वासन, आशीष नेहरा फास्ट बॉलर्स बनाए, मनोज प्रभाकर ऑफ कोर्स। उन्होंने बैटर में रमन लांबा, अजय शर्मा, आकाश चोपड़ा, ऋषभ पंत, अंजुम चोपड़ा, ये सारे, शिखर धवन, ये सब बैटर भी उन्होंने बनाए। तो वो बैटर भी बना रहे हैं, वो कीपर भी बना रहे हैं। तो ऐसे कोचेस नहीं होते हैं जो सब कुछ इतने अच्छे से कर सकते हैं। बराबर। तो मुझे लगता है सर हमारा वार्म अप तो बहुत अच्छा हुआ है। ओके। तो अभी नेक्स्ट सेगमेंट पे जाते हैं। ठीक है जी, चलिए। सर अब जो सेगमेंट है वो है पावर प्ले। ओके। तो 2003 का जो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच था, तो आपने ब्लोज बहुत सहे और वीरेंद्र सहवाग को फ्रीडम दिया कि आप मारो, और सामने से ब्रेटली और गिलेस्पी बॉलिंग कर रहे थे। तो आपका माइंडसेट क्या था? पहली बार था मेरी ज़िंदगी में कि इतने सारे लोग मैदान पे थे और हम खेल रहे थे। ऐसी बचपन में देखा ही था कि बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच होता है, बड़ा ऐतिहासिक होता है। उस दिन एक्चुअली पिच में मॉइस्चर था, काफ़ी मॉइस्चर वाली पिच पे टॉस जीत के हमने बैटिंग की थी। अब बैटिंग तो हमने कर ली, लेकिन बैटिंग के बाद वो जब बॉलिंग शुरू हुई है तो एहसास हुआ कि बॉक्सिंग डे का एक्चुअली जो कहते थे बॉक्सिंग ही हो गई, क्योंकि सर पे बॉल लग रही है, कभी यहाँ बॉल लग रही है। मेरे एक लगी, वीरू के दो लगी। फिर जब मेरे लगी थी तो फिजियो भी आए। पता नहीं, आई मीन बहुत हल्के हेलमेट होते थे हमारे पास। खैर जो मैं पहन रहा था वो तो कोई ना पहने, अब नहीं पहनना चाहिए। उस समय बड़ा फेमस हेलमेट होता था, बहुत पतला था। तो सर हिल गया, चक्कर आ रहे थे हल्के से। तो वो आया, उसने मुझसे पूछा कि दिन कौन सा है आज, तारीख कौन सी है आज, कहाँ पे हैं हम। तो मैंने तीनों सब जवाब सही दिए। फिर उसने मुझसे लेकिन फिर पूछा कि चक्कर आ रहे हैं। मैंने कहा आ रहे हैं। कह रहे बाहर जाना है? मैंने कहा नहीं, बाहर नहीं जाना, मैं बाहर नहीं जाऊँगा, मैं खेलूँगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर अभी मैं चला गया तो मैं जितने मेरे सारे भारतीय जो देख रहे हैं, जो सब कुछ कर रहे हैं, आई विल बी बिट्रेइंग देम। कि आई डोंट नो व्हाई, मींस मैं माइट बी सिली, अगर चक्कर आ रहे चला जा बाहर। पर मैं नहीं गया। मुझे ये लगता था कि अगर मैं ऐसे चला गया तो जैसे ना पीठ दिखा के आप मैदान छोड़ के चले गए। मैं भागने वाला नहीं था, तो मैंने कहा नहीं, मुझे खड़े होना है, मुझे खेलना है। सो आई कंटिन्यूड। बड़ा इंटरेस्टिंग एक्चुअली वो था, जिसमें टेस्टिंग खूब हुई, पर इवेंचुअली एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट। क्योंकि जब आप यहाँ खड़े होते हैं ना मेलबर्न में, और जब सबसे ऊपर वाली टियर पे जब बंदे को देखते हैं तो ना इतना सा नज़र आता है, इतना सा। वो देखता है इतना सा बैठ के कैसे देख रहा था, उसको भी तो मैं इतना से दिखता हूँ। तो सडनली एहसास होता है कि ये मतलब आप एक अलग कॉल्ड्रन में आ गए हो, ये मतलब कोलोसियम अलग है, वो रोम वाला फीलिंग। पर टच वुड साझेदारी अच्छी रही, जिसमें शुरू में हम दोनों ही स्ट्रगल कर रहे थे, पर इवेंचुअली वीरू ने फिर स्कोर्ड सेंचुरी, बड़ा सेंचुरी एक्चुअली, 195, और हमारी 100 रन की अच्छी साझेदारी हो गई थी। प्लेड अ बैड शॉट, वो शॉट मैं अमूमन खेलता नहीं हूँ, पर ये भी होता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कई बार कि अब अच्छा खेल रहे हो, कूद के एक शॉट मारा, फिर कहा ये वाला शॉट भी मार देता हूँ, फील्डर नहीं था शायद, बट आई डोंट प्ले दैट शॉट। मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वो शॉट नहीं मारता, पर मार दिया, आउट हो गया। तो अच्छा एक्सपीरियंस है यार। पहले दिन का एक्सपीरियंस अच्छा था, लेकिन फिर मैच हार गए थे एंड में, तो वो एक्सपीरियंस खराब हो गया। सर आपको सोलकर 2.0 भी कहा जाता था, तो ऐसा कोई कैच या इंसिडेंट आपको याद है? मैं बताऊं, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था शॉर्ट लेग पे फील्डिंग करने का, ना मेरा कोई मन था, ना मेरा कोई इंटेंशन था, ना ही मैंने उसके लिए प्रिपेयर हुआ था। मैंने ज़िंदगी में बहुत फील्डिंग की है, बहुत कैचेस पकड़े हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नियरली मेरे 200 पौने 200 कैचेज हैं। अच्छा। पर पौने 200 में से 160 कैचेस स्लिप में हैं। अच्छा। तो मैं स्लिप पे फील्डिंग करता था और बहुत अच्छी करता था। अब लेकिन जैसे आप भारतीय टीम में पहुंचते हो तो वहाँ सचिन, VVS, राहुल और अनिल भाई खड़े हैं, तो जगह नहीं है। बराबर। तो जो छोटा बच्चा आता है उसको शॉर्ट लेग पे खड़ा कर देते हैं।
अब मैं शॉर्ट लेग पे खड़ा हो गया। तो शॉर्ट लेग पे पहले मैच में ही एक्चुअली आई थिंक ब्रायन मैकमिलन ने ऐसे करके एक फुल टॉस को शॉट मारा, वीरू की बॉल थी, बस ऐसे करके स्वीप मारा, मैं नीचे खड़ा था और मैंने ऐसे करके बॉल पकड़ लिया एंड दैट इज़ वेयर इट स्टार्टेड। यार क्या कैच पकड़ा है, आई मीन सीधा बैट से आया था, वो बैट पे लगा ही नहीं बॉल, उसने स्वीप मारा और मैंने पकड़ लिया। तो उसके बाद वन लेड टू दी अदर की बहुत सारे अच्छे कैचेस पकड़ता गया, पर आई विल बी ऑनेस्ट, गिवन अ चॉइस अगेन, क्योंकि वहाँ खड़े होने में ख़ासतौर से ऑस्ट्रेलिया में तो इतने शॉट लगते हैं वहाँ पे स्वीप में। वह चेस्ट गार्ड लगा के मैंने बैटिंग नहीं की पर मैंने फील्डिंग की है, और हनुमान चालीसा बहुत पड़ी क्योंकि कभी यहाँ से निकल रही, एक बॉल सर पे लगी, वन बाउंस चौका हो गया। अच्छा। तो अगर वो सर पे लग के वन बाउंस चौका हो गया हेलमेट पे, तो अगर कहीं और लगती तो काम तमाम हो जाता। तो आई वुडंट डू इट अगेन, पर मतलब बहुत फ्लैटरिंग है कि कैचेस पकड़े गए, लोगों ने तारीफ़ की, टीम ने बहुत एक्नॉलेज किया, आपने भी सोलकर 2.0 कह दिया, पर इस चीज़ की मैंने तैयारी कभी जीवन में नहीं की थी। मैंने कैचेस पकड़ने की बहुत की थी, क्योंकि जब 6 साल का था तो उस्ताद जी से कैच पकड़नी सीखी थी पहली चीज़। तो वो मैंने बहुत मेहनत की है कैचेस पे, तो वो काम ज़रूर आई अंत में, पर नॉट इन द वे आई हैड प्लान, क्योंकि उसके बाद मैं जब वैसे ही फर्स्ट क्लास गया तो फिर मैं स्लिप में खड़ा हुआ और स्लिप में कैच पकड़े। सर ऐसा भी होता है कि टीममेट्स जानबूझ के ऐसा बोलते हैं एक कैच पकड़ने के बाद शॉर्ट लेग में कि आप अच्छा कर रहे हो, ताकि उनको उधर खड़ा ना रहे। नहीं सी देखो, जो छोटा आता है उसको खड़ा होना पड़ता है, सिंपल सी बात है। और मेरा ही मानना है कि जो बैटर है उसका कोई और कंट्रीब्यूशन नहीं है, और मज़ेदार बात है कि रोज़ उसका कंट्रीब्यूशन होगा भी नहीं, बराबर है, रोज़ वो रन नहीं बनाएगा, तो वो करेगा क्या, फील्ड पे क्या काम है उसका, टीम के अंदर क्यों है, कंट्रीब्यूट तो करना है ना। कंट्रीब्यूट करने के लिए कैचिंग पोजीशन में अगर आप खड़े हैं, यू हैव टू डू योर लेवल बेस्ट। तो अगर मैं नहीं खड़ा हो रहा हूँ तो वीरू खड़ा होगा, राहुल स्लिप में है तो वीवीएस स्लिप पॉइंट पे खड़े थे, तो दैट इज़ ओके। सो अपनी तरफ से आप कोशिश करते हैं टीम के लिए जो भी बेहतर कर सकें, और अल्टीमेटली ये भी हर किसी को पता है कि मुझे टीम जितानी है, बराबर। सिर्फ वहाँ ना खड़े होने के लिए मैं अथर्व को कहूँगा, अरे वाह यार क्या अच्छी कर रहा है, खड़ा रहा है क्योंकि तेरे लगेंगे, इवेंचुअली मेरी टीम हारेगी ना। तो अगर आपने 3 कैच छोड़ दिए तो फिर चाहे आप जूनियर बच्चे हो और सीनियर को खड़ा करना पड़े, सीनियर आके खड़ा होगा, क्योंकि मैच जिताना है। सो शुरू में ज़रूर हो सकता है कि दिल को खुशी होती होगी चल एक बंदा मिल गया, पर अल्टीमेटली वो बंदा अच्छा होना चाहिए, वरना आप उसको खड़ा नहीं कर सकते। सर आप बचपन से डायरी लिखते थे, तो क्या आपको ऐसा लगा था कि ये बचपन की जो आदत है वो आपको एक दिन राइटर बना देगी? कभी नहीं सोचा था, ये मैं लिखता था, उसमें कई चीज़ें एक्चुअली हुई। मैं अपनी वाइफ से भी बात कर रहा था, तो वो थोड़ी सी वो मैनिफेस्टेशन वगैरह की बातें करती हैं, समझ में ज़्यादा आता है उनको मेरे से। तो मैं बचपन में लिख रहा था, मैं कल ही परसों बता रहा था बच्चों को कि मैंने शायद मैं 15-16 साल का हूँगा, उससे भी छोटा, मैं तो 12-13 साल से डायरी लिख रहा था। तो वो कहीं पुरानी निकल आई कहीं पे, तो उसमें लिखा हुआ था मैंने कि एक डेट लिखी थी कि उससे पहले मैं इंडिया के लिए खेल जाऊंगा। अच्छा। तो खेला नहीं, हालांकि वो डेट वाली चीज़ को मैं मीट नहीं कर पाया, पर ये कंफर्म था, उसमें जो थी वो एफर्मेशन थी कि मैं इंडिया के लिए खेलूंगा, दैट्स इट, आई एम खेल रहा हूँ मैं इंडिया के लिए, इस समय इंडिया प्लेयर हूँगा। तब नहीं बना, उसके 12-13 साल का हूँ। अच्छा। लिखना शुरू कर दिया था कि मैं खेलूँगा, और रोज़ आके बताना, अपना लिखना कि आज ऐसे हुआ, उस्ताद जी ने आज ये गलती बताई, अगले 3 दिन मुझे इस पे काम करना है। और मैं बैटिंग कर रहा था तो मुझे क्या फील हो रहा था, और फिर मैं बैटिंग करने गया, मैच खेला, 3 कैच ड्रॉप हो गई, तो वो भी लिखा। मुझे लगा कि मैं आउट कैसे हुआ, तो वो भी लिखा। तो सब कुछ जर्नल करता था, पर कभी इस बात के लिए नहीं कर रहा था कि किताब लिखूँगा। मैं कर रहा था क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलनी थी, पर आई मीन पता होगा भगवान को कुछ कि भाई ये वाले इस रास्ते पे लगा दो, इवेंचुअली ये भी काम आएगा। बराबर। तो पावर प्ले तो बहुत अच्छा हुआ है सर। तो मुझे लगता है अब हम अगले सेगमेंट पे चलो लेट्स गो। सर इस सेगमेंट का नाम है थर्ड अंपायर रिव्यू। ऐसे कुछ डिसीजंस होंगे, वो आपको रिव्यू करने। अच्छा, मुझे ही करना है? अच्छा, आपको रिव्यू करना। मैंने कहा मैं रिव्यू करवाऊंगा। नहीं। तो सबसे पहले हम डायरेक्टली हीट में ही एंटर करते हैं कि मुल्तान का 2004 का टेस्ट 194 पे सचिन तेंदुलकर थे और डिक्लेयर कर दिया था, तो आप उस ड्रेसिंग रूम में थे और सचिन सर नाराज़ थे, तो आप अगर आज वहाँ होते एज अ सीनियर तो आप क्या एडवाइस देते? उस मैच के बाद ना राहुल द्रविड़ से यही सवाल पूछा था कि आपने डिक्लेयर किया, उनका दोस्तों नहीं हुआ, अब आप मैच जीत गए हो। तो राहुल द्रविड़ ने उस दिन ही कह दिया था, कह रही अगर मुझे पता होता ना कि मैच जो है वो चौथे दिन के पहले घंटे में, 5वें दिन के पहले घंटे में ख़त्म हो जाएगा,
तो मैं कभी डिक्लेयर नहीं करता, मतलब आई एम नॉट अ फूल, राइट। बराबर। तो ये एक एक्चुअली उस समय एक टीम की फिलॉसफी का हिस्सा ही था एक तरीके से, क्योंकि उससे बिल्कुल पिछला जो मैच था ना, वो मैच हुआ था सिडनी में। सिडनी में, और ये लोग भूल जाते हैं, एक्चुअली याद नहीं है किसी को। सिडनी में राहुल द्रविड़ 91 पे नॉट आउट थे, भारत ने डिक्लेयर किया था सेकेंड इनिंग्स में। अच्छा। बट किया था वो, सौरभ ने किया था। तो ये था कि पर्सनल माइलस्टोन्स नहीं सोचते हैं, टीम को जीतने के लिए क्या बेस्ट है वो करने की कोशिश करते हैं। सो दैट वाज द डिक्लेरेशन, इट हैपेंड। अभी तो राहुल ही नहीं करते तो मैं क्यों करता। सर, आपने अपनी बुक में लिखा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट कभी कभी लोनली हो सकता है बहुत। तो ऐसा कोई मोमेंट याद है कि आपको ऐसा सोचना पड़ा कि अभी लोनली तो फील कर रहा हूँ लेकिन मुझे खड़ा रहना है और फाइट करना है? बहुत बार हुआ ऐसा। क्रिकेट छोड़ने का मन भी किया। अच्छा। हाँ, क्रिकेट छोड़ने का मन भी किया कि छोड़ देता हूँ, गोल्फ खेलना शुरू कर देता हूँ, कुछ और कर लूँगा। बहुत वो थी। ये हुआ जब मैं इंडिया से ड्रॉप हुआ, वापस खेलने गया। 1-2 साल मैंने बहुत कोशिश की। रन्स बन रहे थे पर बड़े नहीं बन रहे थे। मतलब 50, 70-80 बन रहे थे, पर वो 150, 200, 250 नहीं बन रहे थे। आप उतने नहीं बनाओगे तो आप कभी टीम में वापस नहीं आ पाओगे। तो उस समय मुझे ऐसा महसूस होना शुरू हुआ था कि मैं गेम को एंजॉय नहीं कर रहा हूँ, और क्रिकेट छोड़ भी सकता हूँ, इट्स ओके, क्योंकि इट्स जस्ट गेटिंग टू मच। पर तब ये जहन में था कि नहीं यार, यही आता है काम मुझे, तो थोड़ा सा और करके देखते हैं, मे बी इट इज़ नॉट द एंड। एंड देन द टर्न अराउंड एक्चुअली हैपेंड इन 2007। वहाँ के बाद वो एक इंग्लैंड जाना मैं ऑलरेडी शुरू कर चुका था, वहाँ खेल रहा था, वहाँ कोशिश करता था, अच्छा कर रहा था। तो जितना भी जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज थी, तो यहाँ आने के बाद फिर सीज़न बहुत अच्छे रहे। उसके बाद फिर नेक्स्ट 5-6 ईयर्स आई एंजॉय। सर, सोशल मीडिया ट्रोलिंग आज का फेनोमेनन बन चुका है, पर आप इस लाइन में 2009 से मुझे लगता है आप इस फायर में तो आपको जब ये टैग मिला था फेक IPL प्लेयर, तो आपको कैसा लगा था? और ये ऐसा लगा कि मैं इधर किधर फंस गया? अरे बड़ा बेवकूफ़ी थी एक्चुअली कि क्योंकि मुझे ना उस समय क्रिकइन्फो ने एक्चुअली कहा था कि ब्लॉग लिखोगे हमारे लिए। मैंने कहा नहीं, मैं ना IPL खेल रहा हूँ, तो IPL के टाइम पे मैं नहीं लिखना चाहता हूँ। अच्छा। सो आई डिसाइडेड नॉट टू राइट। पर तब तक मेरी जो थी वो पहली बुक वो आ चुकी थी। तो पता था मैं लिखना शुरू कर चुका था, लिख रहा था एंड ऑल ऑफ दैट। सो इस बंदे ने लिखना शुरू किया और लोगों ने मान लिया ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो अच्छा लिख रहा है तो ये आकाश ही हो सकता है। तो उसने नाम भी दिया मुझे शेक्सपियर। पर बहुत मलिशियस कंटेंट था, बहुत मलिशियस कंटेंट था। और क्योंकि हम साउथ अफ्रीका में थे, उस समय वो एक्चुअली सोशल मीडिया भी बहुत लिमिटेड था, जहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हो, जहाँ ब्लॉग जो है अगर फेमस हो सकता है, और जो रिटन ब्लॉग है, तो फिर वो बड़े नेसेंट स्टेज में थी सोशल मीडिया उस समय। तो किसी ने जो चीज़ मुझे दुख देती थी या तकलीफ देती थी वो ये थी कि कोई भी ना ये जानने की कोशिश नहीं कर रहा था कि सच है कि झूठ है। बराबर। क्योंकि अगर सच जान लिया तो फिर वो स्टोरी में मज़ा नहीं आएगा। तो ये सबके इंटरेस्ट में था कि उस झूठ को सच मानो और उसी के इर्द गिर्द वो आग के अंदर घी का काम करती रहे। और उसमें नुकसान जो होता है वो होता है भाई जिसको, जो विक्टिम है उसका। अनफॉर्चुनेटली मैं विक्टिम था उस समय उस चीज़ का। पर इंटरेस्टिंग था कि किसी ने भी ये नहीं सोचा कि एक बंदा है, ही इज़ अप्रोचेबल, उससे पूछ के ख़त्म करके वेरीफाई करके छुट्टी करते हैं ना। उन्होंने नहीं, जो चल रहा उसको चलने दो, क्योंकि नेवर अलाउ द ट्रूथ टू कम इन द वे ऑफ सेलिंग स्टोरी। तो दे वर सेलिंग स्टोरीज एंड आई वाज द कैजुअलिटी, बट ठीक है, इट्स ओके। किसी प्लेयर ने आपसे पूछा कि ये क्या हो रहा है? मतलब नेवर एक्चुअली, आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि जब वो लिख रहा था तो उसमें से 10 में से 8 बातें झूठ थी। वो झूठ थी कि हमारी टीम KKR के लिए जो उसने लिखा कि हम अभी केप टाउन में आए, हम डरबन में थे। आज हम सुबह प्रैक्टिस करने गए, हमारी प्रैक्टिस दिन थी नहीं। तो अब ये बात तो सबको पता है ना कि ये इतना गधा तो नहीं है। मतलब जो अगर अंदर की बात बाहर कोई कर भी रहा है तो भी कम से कम सच तो बताएगा। ये तो सरेआम झूठ है। तो 10 में से 8 बातें तो झूठ है। 2 इज सम एजुकेटेड गेसेस। सो एवरीबडी इन द टीम न्यू की बकवास है। तो किसी प्लेयर ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, किसी ने ना सोचा कि ये हो सकता है लड़का जो बोल रहा हो लिख रहा हो, क्योंकि बंदा ही झूठ लिख रहा है सब कुछ यार। बराबर। तो क्या ही कोई किसी के ऊपर शक करेगा। सर, आपको अगर आपके लाइफ का कोई डिसीजन रिव्यू करना हो, चाहे क्रिकेटिंग डिसीजन हो या लाइफ का डिसीजन, तो आप कौन सा वो डिसीजन रिव्यू करना चाहते हैं? इंटरेस्टिंग एक्चुअली। अगर मुझे कुछ रिव्यू करना हो तो 2 चीज़ों को रिव्यू करूँगा थोड़ा सा। एक अपने दृष्टिकोण से, एक ये कि
जब टीम ने एक रोल दिया था तो मुझे उस टीम के रोल को अदा करना था, बड़ा ज़रूरी था मेरे लिए। पर मैं पर्सनली आई गॉट ऑब्सेस्ड विद इट। ऑब्सेशन हो गया कि मुझे ना यही रोल करना है। अब उस रोल के अंदर था कि शॉट नहीं मारने हैं, आप बिल्कुल रिस्क फ्री बैटिंग करो, लंबे समय तक खड़े रहो, विच इज़ ग्रेट। वो टीम की ज़रूरत थी, पर मैं इतना उसके साथ ऑब्सेस्ड हो गया कि मुझे ये भी नहीं सोचा मैंने कि बेटा अल्टीमेटली क्रिकेट आप रन बनाने के लिए खेलते हो, और रन बनाने के लिए शॉट मारने पड़ेंगे। शॉट मारने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि लप्पे मारो, पर वो शॉट तो मारो जो आप शॉटों से रन बनाते आए हो अभी तक। आपने भी तो 5-6 हज़ार फर्स्ट क्लास रन बनाए हैं, तो कम से कम उतने शॉट तो मार लो। वो मैं नहीं सोच रहा था कि मुझे ऐसा करना चाहिए। तो आई थिंक वो एक रिव्यू ज़रूर करूँगा कि अगर 45 साल का आकाश या 48 ईयर्स के आकाश को अगर 24 साल के आकाश को एडवाइस देनी होगी तो मैं कहूँगा देख बेटा तू अच्छा कर रहा है, पहली 25-50-100 गेंदें हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद मार, उसके बाद स्कोर रन्स, क्योंकि रन्स बनाने के लिए तू खेलता है। पहली बात ये। और दूसरा, जब मैं ड्रॉप हुआ तो वो जो अगले जो 2 साल थे उसमें भी एक ऑब्सेशन था कि क्योंकि मैं कन्विंस था कि मेरे पास बहुत पेशेंस है, मैं पूरे दिन बैटिंग कर सकता हूँ बिना गलती किए। सो आई गॉट सो ऑब्सेस्ड कि ना मुझे पूरे दिन बैटिंग करनी है और रन्स अपने आप आ जाएंगे। मैं पूरे दिन बैटिंग करके 85 बना रहा था। अबे यार क्या कर रहे हो, पूरे दिन बैटिंग करो तो 125 तो बनाओ कम से कम। मैं नहीं कह रहा हूँ 185 पर 125 तो बनने चाहिए। तो वो 2 साल वो उस ऑब्सेशन ने ना, मतलब वो जुनून के अंदर आई वॉज ऑलमोस्ट लाइक इन अ केव, कि मैं अकेला उस केव के अंदर हूँ। रोज़ बाहर निकलता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आज तो 2-1.5 दिन बैटिंग करनी है, 200 बनाना है, क्योंकि इंडियन टीम में आना है। अगर आज मुझे उसको एडवाइस देनी हो, रिव्यू करना हो, तो मैं कहूँगा बेटा देख ऐसा है, इंडियन टीम में आना या ना आना वो तेरे हाथ में नहीं है, तेरे हाथ में है क्रिकेट खेलना। क्रिकेट क्यों खेलता था? क्योंकि अच्छा लगता था। अच्छा क्यों लगता था? क्योंकि तो शॉटें मारता था, रन बनाता था। डिफेंस करना एक पार्ट है, पर डिफेंस सब कुछ नहीं है। और वापस इंडिया के लिए खेलना सब कुछ नहीं है। क्रिकेट खेलना ज़रूरी है, उसमें मज़ा आना ज़रूरी है। तो वो ज़रूर उसको बताता मेरे लड़के को कि बेटा उस फिलॉसफी के साथ क्रिकेट खेल जिससे खेलना शुरू किया था, इस ऑब्सेशन से नहीं कि मुझे वापस आना, और वापस आने का ज़रिया सिर्फ यही है। लेकिन आपको रिग्रेट नहीं है? सिर्फ रिग्रेट तो हो नहीं सकता यार, क्योंकि ना हमारे देश में 140 करोड़ भारतीय हैं, और क्रिकेट जो है वो हमारा मतलब बहुत बड़ा पैशन है, जुनून है हमें। बराबर। टोटल कुल मिला के 350 लोग हैं जो इंडिया के लिए खेले हैं 70 साल 80 साल के भारत के इतिहास में। तो उन 80 सालों में अगर यू हैपन टू बी वन ऑफ दोज 300 पीपल, हाउ कैन यू हैव एनी रिग्रेट्स? मतलब लाइफ हैज़ गिवन यू मोर देन व्हाट यू डिजर्व। और इससे ज़्यादा तो मतलब और क्या, आज भी प्यार मिल रहा है। ऐसा तो मैंने कोई किसी के लिए अच्छा नहीं किया है, किसी के घर में रोटी चावल मैं नहीं दे के आता हूँ, पर वो आज भी प्यार करते हैं, वो आज भी फील करते हैं यार आकाश यार हमारा है यार, तो बर्थडे पे विश करते हैं। आई मीन दिस इज़ अ ब्लेसिंग। अब ब्लेसिंग को ग्रैटिट्यूड होना चाहिए सारा टाइम की। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। आई फील माई सेल्फ ब्लेस्ड, क्योंकि भगवान ने ब्लेस किया है, बहुत कम लोगों को किया है। तो उसमें रिग्रेट नहीं हो सकता, उसमें कंप्लेंट्स नहीं हो सकती। क्या सर, हमने सारे रिव्यू यूज़ कर लिए, खत्म। चलो अभी नेक्स्ट सेगमेंट पे जाएं। चलो भाई चलो। सर ये अभी क्रिक्स का गेस द क्रिकेटर क्विज है, तो आपको मैं 4 हिंट्स दूंगा और आपको गेस करना है। तो पहला हिंट है, ये एक राइट हैंडर बैटर एंड पार्ट टाइम बॉलर है। कंट्री बताओ यार। इन्होंने आईपीएल में ऑरेंज कैप भी जीता है। ऑरेंज कैप जीता है, ओके। इन्होंने ओडीआईज में 154 एंड टेस्ट में 46 विकेट्स लिए हैं। ओके। ओडीआई में 154 एंड टेस्ट में 46। ओके। अपना लास्ट इंटरनेशनल मैच 2013 में खेले। इंडिया के प्लेयर हैं। इंडिया के प्लेयर हैं। हाँ। राइट हैंडेड बैटर, आईपीएल में ऑरेंज कैप। अच्छा ऑरेंज कैप नहीं मिली होगी उनको। सचिन तेंदुलकर। यस बराबर। सचिन तेंदुलकर। अभी दूसरा है, ये एक राइट आर्म स्पिनर है। ओके। आईपीएल में 1780 रन है और 192 विकेट्स भी है। ओके। इन्होंने 3 आईपीएल टाइटल जीते। 3 यस। ओके। इन्होंने 2017 में अपना आईपीएल टीम के लिए ओपनिंग स्टार्ट करी थी। ओपनिंग शुरू की थी। हाँ, वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर। अच्छा वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं। ओके। और ये स्पिनर हैं और इन्होंने ओपन भी की। 2017 में शुरू की ओपनिंग। सुनील नारायण। परफेक्ट। यस। अगला है, ये एक लेफ्ट हैंडेड मिडल ऑर्डर बैटर है, इंडिया की है। अगस्त 2023 में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था। ओके। अब तक 2 T20 इंटरनेशनल सेंचुरीज लगा। तिलक वर्मा। बराबर। हाँ।
इस प्लेयर ने टेस्ट क्रिकेट में 98 सिक्सेस मारे हैं। ओके, ऋषभ पंत। नहीं, Okay. न्यूजीलैंड का प्लेयर है। ओके 2011 में आईपीएल डेब्यू किया था सीएसके के लिए। ओके, मार्टिन गप्टिल तो नहीं खेला उनके लिए? नहीं। ओके, हाँ, वो अपनी तो टेस्ट में, अपनी sorry. नेशनल टेस्ट टीम के 2022 में कैप्टन बने थे ओके और एक राइट आर्म फास्ट बॉलर है, ओके, और अब रिटायर्ड हैं? अभी रिटायर है। और 2022 में कैप्टन भी बने थे न्यूजीलैंड के टेस्ट क्रिकेट के। 2022 में टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन टिम साउदी। बराबर। ये एक राइट हैंडेड बैटर है। 2011 में अपना आईपीएल डेब्यू किया था दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए। ओके एमएलसी में लॉस एंजल्स नाइट राइडर्स के लिए खेलते हैं। ओके, एक फॉर्मर इंडियन अंडर 19 कैप्टन है। कौन से देश के हैं? इंडिया। उन्मुख चांद। तो क्विज तो अच्छा गया है। अभी नेक्स्ट सेगमेंट पे चलो। सर, अभी ये जो सेगमेंट है वो है कमेंट्री बॉक्स। ओके तो मैं ऐसा कुछ आपको लाइन दूंगा तो आपको उस पर कमेंट्री करनी है। ओके, तो अगर ऐसा गेंद है और वो बाउंड्री लाइन की तरफ जा रहा है तो आपका अनस्क्रिप्टेड लाइन क्या होगा? कमाल का शॉट, गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ, देखते हैं कि गेंद जीतेगी रेस या फिर फील्डर इसको पकड़ लेंगे। क्या बात है सर? अगर करंट इंडियन बैटिंग लाइनअप कोलैप्स हो रही है हम्म। तो आपका ऑनेस्ट लाइन क्या बोलोगे आप? एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे हैं ताश के पत्तों के घर की तरह। सर, अगर एक ही इनिंग्स में गिल, जायसवाल और ऋषभ पंत रिवर्स स्कूप मार दे तो आप उसको एनालाइज टेक्निकली करोगे या इमोशनली करोगे? उसमें मैं एक्चुअली थोड़ा स्तब्ध हो जाऊंगा कि ये किया क्या इन्होंने, और फिर मैं उसको एंजॉय करूँगा। क्योंकि उसको एनालाइज नहीं कर सकते। अगर सारे रिवर्स स्वीप स्कूप मारने लगे तो फिर मुझे कहना पड़ेगा कि इसी को कलयुग कहते हैं। क्या सर, आप किस कमेंटेटर को अपना रोल मॉडल मानते हो? लेट टोनी ग्रेग। Okay. वो मुझे बहुत पसंद थे। उनका जो डेजर्ट स्टॉर्म पाजी की जो नॉक थी और जिस तरीके से उन्होंने उसको थिएटर में तब्दील किया, आउटस्टैंडिंग। क्या बात है। तो ये तो सेगमेंट हमारा अच्छा गया है। सर, ये जो सेगमेंट है ये है डगआउट कन्फेशंस। Okay. डगआउट के कुछ सवाल मैं पूछूंगा Okay. आपको। तो आप 2004 इंडिया ए के टूर में एमएस धोनी के जी, साथ थे जी। और आप जब पूछते थे उनको कि क्या खाओगे, कब सोगे, तो वो बोलते थे कि आप जब बोलो। करेक्ट है। तो वो जब आप आंसर सुनते थे तो आपको लगा था कि आगे जाके ये इंडियन क्रिकेट का इतना बड़ा डिसीजन मेकर बन जाएगा? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वो ना रूम सर्विस का फ़ोन भी नहीं उठाता था। अच्छा। अगर कोई गलती से फ़ोन बज जाएगा तो उठाता भी नहीं था, कहता आप उठाओ, तो वो ऑर्डर भी नहीं देता था। तो इसलिए वो बेचारा वेजिटेरियन खाना भी खा लेता था। क्योंकि वो तो नॉन वेजिटेरियन था, मैं वेजिटेरियन था। मैं ऑर्डर तो वेजिटेरियन दे रहा हूँ, मुझे बता भी नहीं रहा है कि मुझे नॉन वेज चाहिए। हाँ, तो आप कर दो, जो हो जाएगा ठीक है। हाँ, सो बिल्कुल नहीं सोचा था हाँ, कि ये एक्चुअली महेंद्र सिंह धोनी बनेगा। हाँ। पर कमाल काम किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वो जो हेयर कट की बात है कि वो बोले थे कि आगे जाके पूरे इंडिया में यही स्टाइल बन जाएगा, तो आपको मजाक में बोला था यार। तो मैं और श्रीराम थे, आई टेल यू। हाँ। तो श्रीधर श्रीराम अपने हाँ। तमिलनाडु के, तो अभी वो कोच। हाँ वो कोच हैं। तो वो और हम तीन साथ में काफ़ी समय बिताते थे। तो वो और मैं, क्योंकि हम दोनों शायद तब तक इंडिया के लिए, मैं तो खेल चुका था, आई थिंक श्री भी खेल चुका था। हाँ। देख कैसा है कि इंडिया में ना ऐसे नहीं चलता है। ये थोड़ी ना होता है कि ऐसे लंबे लंबे बाल रख के घूम रहा है तू। तो क्योंकि हम उस ज़माने से आते थे जहाँ पे कई बार सिलेक्टर्स इस बात पे या वो एडमिनिस्ट्रेटर्स इस बात पे गुस्सा हो जाते थे कि भाई आपके लोकल लेवल पे कि तुमने चश्मा क्यों लगा रखा है, अच्छा। ओकलीज का चश्मा क्यों लगाया है, तुमने जिंक क्रीम क्यों लगा रखी है, तुमने कॉलर ऊपर क्यों कर रखे है, इस बात पे डांट पड़ती थी। तो हम तो वहाँ से आ रहे थे। तो हमने कहा कि अब लंबे लंबे बाल लेके पागल, तेरा तू इतना अच्छा खेलता है तो तेरे को इस चक्कर में मौका नहीं मिलेगा, तो तू भाई बाल कटवा ले। तो हमने मजाक में बोला था ऑफ कोर्स, बट विद गुड इंटेंशन। उसने मजाक में बोल दिया कि नहीं मैं कटवाऊंगा नहीं, क्या पता देखो सब रख लें बाल। जस्ट अ थिंग कि आप मजाक में कह देते हो, पर इट हैपेंड यार। कई बार होता है ना, वो जीप पे सरस्वती माँ का निवास होता है, बराबर। तो ऐसे करके कोई मजाक की बात, बट इट हैपेंड। क्या बात है सर, केकेआर में एसआरके का कोई ऐसा किस्सा है? हमने सुना है कि वो डांस स्टेप भी सिखाते थे, सच में सिखाते थे डांस स्टेप? वो सब कुछ सिखाते थे। शाहरुख खान का मैं फ़ैन हूँ, और एट मल्टीपल लेवल्स। पहले मैं सिर्फ शाहरुख खान दी एक्टर का फ़ैन था, क्योंकि कमाल के एक्टर हैं यार। तो जब मेरा नाम आया केकेआर में, तो याद है मुझे, मैं घर पे था दिल्ली में,
तो मैंने हल्का सा ऐसे डांस भी किया, मैंने कहा ये चलो अब तो KKR में जाएंगे। हाँ। तो उसके बाद फिर इंटरेक्शन शुरू हुए, और वो आज तक बात सच है कि मल्टीपल लेवल्स पे उन्होंने इम्प्रेस किया। जिस तरीके से बोलते हैं, अगर आप उनकी एक स्पीच सुन लो, जो चक दे की स्पीच जो इतनी फेमस हुई, ऑफ कोर्स वो तो शायद स्क्रिप्ट होगी, पर साउथ अफ्रीका में उन्होंने हमारी टीम को एड्रेस किया था। हमारा सीज़न ख़राब जा रहा था, 20-22 मिनट वो बोले थे, 20-25 मिनट जो भी बोले, कुछ बिना टेलीप्रॉम्प्टर या किसी भी वो डॉक्यूमेंट के, पूरा का पूरा जो हमारा जो स्क्वाड था रैप्ट अटेंशन में सुन रहा था, क्योंकि वो इतना अच्छा बोल रहे थे। अच्छा। इतना अच्छा बोल रहे थे। सो फिर वो चक दे की स्पीच लगता है कि हाँ यार ये तो बोल सकते भाई बिना स्क्रिप्ट के बोल सकता है यार, वो इतना अच्छा बोलता है। उसके बाद ध्यान रखना, अगर आप डांस वो कहीं शाम को पार्टी में गए तो साथ में रहना, फिर पकड़ के स्टेज पे भी ले जाना कि चलो फ्लोर पे चलो, और कोई कहे मुझे डांस नहीं आता, क्या चल मेरे साथ कर, मैं सिखाता हूँ, चल अब ऐसे कर, चलो अब ऐसे कर। तो डिंडा के साथ उन्होंने बहुत किया, क्योंकि डिंडा को मज़ा आता था, अशोकी को, शाम भाई मुझे ना ये करना है, कह रहे चल मैं सिखाता हूँ तेरे। सो दैट वे। और वो तो इतना तक कर गए थे कि ब्रांड्स हैं तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कमिट कुछ किया था, कह रहे नहीं मेरी टीम के सारे लड़कों की वाइफ्स को भी दो। अच्छा। वो भी दिलवा दिया, एक्सपेंसिव घड़ियाँ थी, सबको दिलवा दी। अब वो ब्रांड कह रहा है यार हमने तो यही कमिट किया था, हम पैसे भी दे रहे हैं, मेंस की आपने वॉच भी ले ली हमसे। अब स्टेज पे खड़े होकर शाहरुख ने कह दिया मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस ब्रांड को कि आप ना इनकी स्पाउसेस को, वाइफ्स को, गर्लफ्रेंड्स को भी एक घड़ी दें। अब बेचारा ब्रांड क्या करेगा, चलो ठीक है जी दे देते हैं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। सो ही वाज वेरी वेरी क्यूट एंड इमेंस रिस्पेक्ट फॉर हिम। आज भी जब मिलते हैं तो इतने प्यार से मिलते हैं कि आई मीन यू फील, नाम भी याद रखते हैं, शक्ल याद रखते हैं, कितने टाइम आप खेले हो, पर ही इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट ब्रिलियंट। आकाश सर, क्या ये सच है कि विराट कोहली की स्वैग और एटीट्यूड की वजह से आपने भी स्पाइक रखे थे और स्टड पहना था? बिल्कुल सच है। सी मैं जिस जनरेशन से आता हूँ वो साइड में मांग और साइड में ऐसे करके बाल वाली जनरेशन से मैं आता हूँ। तो चीकू ने अभी खेलना ही शुरू किया था दिल्ली के लिए, तो उसने कहा नहीं आकाश भाई ऐसा करते हैं भैया, मैं ना आपके बाल करता हूँ ठीक। तो ड्रेसिंग रूम में जाते बैठे हैं, पीछे बैठ गया, खड़ा हो गया, ऐसे ऐसे करके ना बाल करके ठीक करने लगा। कह रहा ये आप ऐसे बाल रखो, तो मैं आपको बताता हूँ कटवाने किससे हैं। सो उन्होंने बताया कि एक बंदा है वहाँ पे रहता है, ये पंजाबी बाग में एक जगह है वहाँ पे दिल्ली में, क्योंकि वेस्ट दिल्ली का है वो भी। तो मैं बोलता हूँ आप वहाँ जाके कटवा लेना ऐसे स्पाइक, फिर एक स्टड भी डाल लो। तो बिल्कुल सही है, उसकी वजह से मैंने 1-1.5 साल ऐसे स्पाइक भी रखे, 1-1.5 साल से एक्चुअली ज़्यादा स्पाइक रखे। पर शुरुआत उसने करी थी और स्टड भी डालता था, तो पर मैंने छिदवाया नहीं, वो मैग्नेट वाला रखा था, मैंने कहा पंगा मत ले, प्रेस वाला प्रेस करके रख लिया था बस। तो बिल्कुल चीकू इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी उनकी भी स्टाइल बदल गई है ना, अभी बड़े हो गए ना। सर मैंने सुना है कि किसी प्लेयर ने आपको उनका लकी एब्डोमिनल गार्ड दिया था? नहीं मैंने दिया था। अच्छा आपने दिया था? जी 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 मैंने दिया, मैंने लकी नहीं था एक्चुअली, वो तो पाजी को दिया, सचिन पाजी, यहाँ पीछे फोटो भी है इनकी। तो उनका सिडनी के मैच में वो गार्ड टूट गया था। अच्छा। बॉल लगी और बॉल टूट गया गार्ड। तो अब उनके साथ मेरी सीट थी, तो मेरी बैटिंग खत्म हो चुकी थी, तो मैंने उनको दे दिया। अब उनको तो किसी का तो चाहिए था, तो मैंने उनको दे दिया। तो फिर उसके बाद उन्होंने 241 नॉट आउट बनाए। तो फिर मैंने कहा अब आप ही रख लो। तो हो सकता है ये दुनिया का मैं एकमात्र ऐसा इंसान हूँगा जिसने पाजी को कुछ दिया है और पाजी से कुछ लिया नहीं है एक्सेप्ट प्यार। बहुत प्यार करते हैं मुझे वो। तो आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम हिम। पर मटीरियलिस्टिकली मैंने उनसे आज तक कभी कुछ नहीं लिया, और मैंने एक चीज़ उनको दी है, आई एम दी ओनली वन। उस गार्ड की वजह से हम कह सकते हैं कि 241 नॉट आउट। नहीं भाई बना उन्होंने अपने बैट से थे यार, बट ही इज लाइक गॉड ऑफ क्रिकेट एंड मोर इम्पोर्टेंटली वंडरफुल मैन। तो मेरे तो उनके लिए बहुत बहुत रिस्पेक्ट है और बहुत प्यार है, और ही लव्स मी सो बट इट्स अ यूनिक थिंग कि मैंने उनको कुछ दिया था। क्या बात है। तो डगआउट कन्फ्यूजन्स तो पूरे हो चुकी है, तो हम अगले सेगमेंट में जाएं। चलो लेट्स गो। सर अभी सुपर ओवर है, मैं आपको 6 गेंदे डालूंगा और आपको 6 मारना है। 1 बैटर फ्रॉम करंट इंडियन टीम जिससे आप मेंटरशिप देना चाहोगे विदाउट चार्जिंग अ फी। अरे मैं किसी को भी मेंटरशिप नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि सारे के सारे सुपरस्टार हैं, पर यशस्वी के साथ ज़रूर टाइम स्पेंड करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है उनका जो भविष्य है ना वो बहुत खूबसूरत है। सो ही इज़ ब्रिलियंट। क्या
One punchline you regret and one you are secretly proud of. आई डोंट रिग्रेट एनी पंच लाइन, पर आंद्रे अंदर गेंद बाहर के बड़े सारे वर्जन्स बन गए तो फिर लगता है कि अरे यार क्या कर रहे हो। और एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ प्लेंटी ऑफ थिंग्स यार। आई थिंक मेरा ओरिजिनल नहीं है, पर जो अभी हम विश्व कप जीते, जब लड़कियां हमारी जीती, हाँ। तो जो पहली लाइन थी वो थी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या बात। आई थिंक मेरी तो ऑफ कोर्स नहीं है अपनी, पर दैट इज़ द मदर एंड फादर ऑफ ऑल पंच लाइन्स। क्या बात। सर शॉर्ट लेग या सोशल मीडिया ट्रोलिंग ज़्यादा डेंजरस क्या है? और शॉट लग यार, उसमें एक्चुअल में चोट लग जाती है। शॉट लग। हु इज़ द बेस्ट क्रिकेटिंग ब्रेन टुडे? बेस्ट क्रिकेटिंग ब्रेन, इंटरेस्टिंग एक्चुअली। देयर माइट बी सो मैनी, ये गलत होगा एक्चुअली किसी को भी सिंगल आउट करना, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं यार। मैं नहीं कहूँगा, किसी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि दे आर जस्ट टू मैनी ऑफ देम। क्या बात। इंडिया अगर 2026 का वर्ल्ड कप जीत जाए, T20 वर्ल्ड कप, तो आपकी लाइन क्या होगी? अच्छा, मैंने सोचा नहीं अभी तक, सोचूंगा ज़रूर, पर इट कुड बी अलोंग द लाइंस ऑफ कि भारत का तिरंगा लहरा दो, सारी दुनिया को बता दो कि T20 सल्तनत के नए सुल्तान आए हैं, समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो, क्या बात। मे बी समथिंग। क्या सर, if आकाशवाणी हैड अ थीम सॉन्ग तो वो कौन सा होता? आई डोंट नो, आजकल तो मुझे वो जो डकैत साहब का ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आजकल। हाँ। उस वाली तर्ज पे होता कुछ। आई लव अच्छे दैट। गाना है। हाँ, आई लव दैट। धुरंधर। दूर अंदर का एकदम क्या? मस्त। तो अपने सुपर ओवर भी जीत लिया है और Okay. ये मैच भी पूरी आपने अरे जीत वाह, ली वाह, है, तो तालियां। हम आपको मैन ऑफ द मैच देने वाले हैं। अरे थैंक यू सो मच, धन्यवाद धन्यवाद। आई वांट टू डेडिकेट दिस मैन ऑफ द मैच अवार्ड टू माय फैमिली, माय वाइफ एंड माय 2 daughters एंड माय पेरेंट्स। थैंक यू। सर ये है आपका मैन ऑफ द मैच। अरे थैंक यू सो मच सर आप इतनी रखना नहीं बड़ी है मुझे। हाँ? रखना नहीं नहीं, है। आपको ही अच्छा वापस हमें देना। दे चलिए थैंक यू।